हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के सुसाइड मामले में अब नया मोड़ आ गया है। मामला सुलझने के बजाय और पेचीदा हो गया है। पहले दर्जन भर आईपीएस और आईएएस पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाने वाले पूरन कुमार ने सुसाइड कर लिया, जिसके बाद सियासी भूचाल मचा। वहीं वाई पूरन कुमार के मामले की जांच करने वाले एएसआई संदीप ने भी आज आत्महत्या कर ली। लेकिन आत्महत्या से पहले संदीप ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उसने पूरा मामला ही उलझा कर रख दिया। संदीप ने उल्टे आईपीएस पूरन पर भ्रष्टाचार के गंभीर और बड़े आरोप लगा दिए। सुसाइड के जवाब में सुसाइड ने इस मामले को एक अलग ही मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कौन सच्चा है और कौन झूठा, और आखिर वो कौन सी वजह थी जिसे लेकर पहले आईपीएस पूरन और फिर अब एएसआई संदीप ने अपनी जान दे दी। आज भारत का सवाल में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। आईपीएस पूरन कुमार सुसाइड में पूरी पिक्चर बदल गई है। पहले मृतक पूरन के परिजन डीजीपी और एसएसपी की गिरफ्तारी और बर्खास्तगी की मांग पर अड़ा था, लेकिन अब इस पूरे मामले की जांच करें एक एएसआई संदीप कुमार ने भी आत्महत्या कर ली। तो सुसाइड नोट में साफ साफ पूरन कुमार को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। संदीप ने अपने नोट में लिखा कि पूरन कुमार भ्रष्ट अधिकारी हैं, वो जाति के नाम पर पोस्टिंग और परेशान करते थे। साथ ही करोड़ों की करप्शन की बात भी सामने आई। संदीप कुमार ने सुसाइड से पहले जो वीडियो जारी किया है वो पहले आपको सुनाते हैं। आपको एक सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूं, और सच्चाई की कीमत बहुत बड़ी होती है। उसके लिए आहुति मैं पहले ही अपनी डाल रहा हूं। भाई भगत सिंह ने भी अपना त्याग कराया था। भगत सिंह ने भी अपना जीवन खत्म करना पड़ा जब ये देश जागया था, और आज ये देश जब जागेगा जब हम सच्चाई की राह पर कुर्बान होंगे, जब ये देश जागेगा। नहीं इतने ये देश जागे नहीं। एक भ्रष्ट पुलिस अफसर जिसने सदर थाना मर्डर में इसने पैसे लिए, इसने राव इंद्रजीत को निकालने के लिए 50 करोड़ की डील कर रखी थी। जहां पे एक ईमानदार पुलिस अफसर जो इसके सामने अड़ा वो नरेंद्र बिजानिया था, जहां पे इन्होंने कभी भी इतने दिन पोस्टिंग रही, कोई भी इनको भ्रष्टाचारी तो छोड़ो भाई सब, मतलब यो आदमी तो इस आदमी था ईमानदार, अपनी तनख्वाह में गुजारा करनी है। इसने जो भला उसका दम मुलाजिमा भला कराया। लेकिन आईजी जिस दिन तक पोस्टिंग हुआ उससे दिन तक इन्हें क्या कराया, इन्हें अपने जातिवाद पे देखा भैया इस ऑफिस में जाति के इनको हटाओ इनको हटाओ इनको हटाओ, अपना ले जो करप्ट आदमी छाट छाट कर वो लगाने स्टार्ट कर दिए। देखो जी, गद्दारों के खिलाफ उन्होंने जैसे भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के खिलाफ उठाई थी। वहाँ गोरे अंग्रेज थे, काले अंग्रेज। यहाँ पर जितने भी बड़े अधिकारी हैं, जितने बड़े लीडर हैं, इनमें से मेरे ख्याल में एक आधा ही तो कहता नहीं, बाकी सारे भ्रष्टाचारी आदमी जी। और ये वाई पूरन कुमार क्या है, इसकी संपत्ति जांच कराओ। कम से कम भी 2-3 हजार करोड़ का मालिक है कम से कम। ये इस संपत्ति से क्या इसने किसी गरीब बेटी की शादी की? ये ऐसी समाज से आता था, हमें खुशी है। लेकिन क्या इसने ऐसी समाज की किसी बेटी की शादी की? क्या किसी ऐसी समाज का मकान बनवाया? क्या कोई बीमारी में इसने कोई सहयोग किया? कुछ सहयोग नहीं किया। जिस घर से संदीप कुमार ने वीडियो जारी किया वहां से पुलिस को डेड बॉडी मिल गई। संदीप के सुसाइड के बाद पुलिस ने उसकी डेड बॉडी को बरामद कर लिया। हालांकि एसपी ने कहा कि एएसआई संदीप ईमानदार और मेहनती था, पुलिस परिवार का हिस्सा था। ये हमारा एक बहुत महकमे का मेहनती एएसआई था संदीप, बहुत ईमानदार और बहुत मेहनती मुलाजिम था। बहुत अभी एक सूचना मिली थी कि उसकी डेड बॉडी मिली है। अभी फोरेंसिक की टीम बुला रखी है और जांच चल रही है। एक सुसाइड नोट मिला सर, एक वीडियो भी बनाया, और जो अभी टीम आई है। अभी स्टेज पे कुछ भी बताना मुश्किल है, लेकिन जो भी हुआ है बहुत दुखद घटना है। बहुत मेहनती मुलाजिम था, हमारा तो परिवार का ही मेंबर था। पूरन कुमार और संदीप कुमार के सुसाइड के बाद अब करप्शन पर फाइट शुरू होना तय है। एक तरफ पूरन कुमार के आरोप हैं, तो दूसरी तरफ अब संदीप कुमार के आरोप से पिक्चर पूरी तरह से उलझ गई है। कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, ये तो सिर्फ जांच के बाद पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल दोनों तरफ से आरोपों की बौछार हो रही है। दोनों पुलिस अधिकारियों के सुसाइड के बाद सियासी हलकों में भी हलचल तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो सवाल यही है कि आखिर कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। पहले आईपीएस पूरन कुमार ने सुसाइड किया, उसके बाद अब देखिए संदीप जो है उन्होंने सुसाइड किया। सवाल बहुत परेशान करने वाला और मामला पेचीदा। इसी पर हम आज भारत का सवाल भी करने वाले हैं, चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ पैनल भी जुड़ गया है। एलन राव साहब हैं, पूर्व डीसीपी दिल्ली पुलिस के। सत्यम सिंह राजपूत, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले राव साहब मैं आपके पास आऊंगा, क्या
सुसाइड के बदले सुसाइड हो रहा है। आप खुद एक पुलिस अधिकारी रहे हैं, बड़े पदों पर रहे हैं, क्या ऐसा होता है कि कोई एक अधिकारी इतने बड़े करप्शन में इन्वॉल्व हो कि बाकी लोगों को पता नहीं चले और उसकी जांच करने वाला आदमी इतना परेशान हो जाए कि खुद सुसाइड कर ले? यह संभव है कहीं? देखिए अनुपम जी, अनूप कुमार जी, ये बहुत ही सीरियस मोड़ हो गया है इस सुसाइड वाले मामले में। पहले वही उनका एसपी साहब का वो आईपीएस ऑफिसर जो थे उन्होंने सुसाइड किया, पूरन कुमार, और उसके बाद अभी ये संदीप जो है इन्होंने सुसाइड करके, और ये बड़ा चौंकाने वाली बात उन्होंने बताई अपने वीडियो में, मैंने सुना वीडियो, और इन्होंने अपना जो सुसाइड नोट भी जो है, जो कि एसपी साहब कह रहे थे रोहतक के कि वो जांच का विषय है और जांच करने के बाद ही पता लगेगा ऑथेंटिसिटी क्या है। लेकिन अपेरेंटली वीडियो में जो एलिगेशन लगाए हैं उन्होंने भाई पूरन कुमार जी के खिलाफ, वो बहुत ही सीरियस हैं। अगर ये बात है, संपत्ति की बात है, 200 करोड़ की बात कर रहे हैं और ये इकट्ठा अगर किया है तो कहीं ना कहीं उसकी वो भी जांच होनी चाहिए। लेकिन ये बात भी सही है, इतना करप्शन अगर किसी ने कर दिया तो उसके बाद किसी सीनियर अफसर को पता ही नहीं चला, और क्या कोई ऐसा करप्शन एक दो रात में तो हुआ नहीं। तो अगर इतनी बात सच्ची है कि इतनी प्रॉपर्टी उनके पास है, उनके नाम से या बेनामी संपत्ति है, वो सारा जांच का विषय अब हो गया है। इस वाले जो संदीप कुमार के जो सुसाइड ने एक वास्तव में ही चौंकाने वाली बातें बताई हैं, जो कि अभी तक जो आम पब्लिक हरियाणा में थी वो ये समझ रही थी कि आईपीएस जो वाई पूरन कुमार जी ने जो सुसाइड किया है वो बहुत दुखद है। वास्तव में दुखद है, दोनों ही दुखद है। मैं ये नहीं कहता हूँ कौन सा ठीक है कौन सा ठीक है, पुलिस परिवार के हिस्से हैं, और इस प्रकार के पुलिस डिपार्टमेंट में करप्शन को लेकर, वो सुसाइड भी करप्शन और उसके ऊपर था कि उनको प्रताड़ना की जा रही है इसलिए सुसाइड किया। यहाँ पर जो संदीप कुमार जी ने कहा कि मैं आहुति दे रहा हूँ, सवाल तो यही है कि संदीप ने आखिर आहुति तो दी, लेकिन क्या संदीप ने अपनी बात कहीं अपने बड़े अफसरों तक रखी? जांच कर रहे थे उस मामले के, अगर उनको तथ्य पता था तो अपने बड़े अधिकारियों को बताना चाहिए था। उनके पास तो पावर थी, जांच टीम में थे वो, आखिर सुसाइड की नौबत क्यों आई? क्या लग रहा है आपको राव साहब? सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि कोई भी ऐसी बात हो तो जान लेना कोई बहुत एडवाइजेबल बात नहीं। जान लेने से पहले अपनी बात को अपने सीनियर अफसर्स को बतानी चाहिए थी, मेरे साथ ये हो रहा है और मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये इसमें इन्वेस्टिगेशन में ये सब कुछ आया है। अगर ये इन्वेस्टिगेशन में सब चीज था तो उनको अपने सीनियर अफसर्स को कॉन्फिडेंस में लेकर सारी चीज उनको रिकॉर्ड में लाने के बाद, केस की इन्वेस्टिगेशन के बाद इनको बतानी चाहिए थी। मैं नहीं समझता हूं कि ये अकेले इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे इसमें, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस मामला है आईपीएस पूरन कुमार का। इसकी इन्वेस्टिगेशन एक एएसआई रैंक का आदमी करे, ये मेरी समझ से बाहर है। बिल्कुल सही बात, आप बहुत बड़ी बात उठा रहे हैं कि एएसआई लेवल का कोई आदमी आईजी रैंक के सुसाइड केस की जांच करे, बड़ा सवाल है। सत्यम सिंह, मैं आपके पास आऊंगा। सत्यम जी, आपको क्या लगता है, मरने वाला, सुसाइड करने वाला पहला आईपीएस, दूसरा सुसाइड करने वाला भी पुलिस वाला, जांच करने वाले पुलिस वाले, आखिर ये पेच कहां फंस रहा है? ऐसे मामले में लगता है कि जांच आरोप भी पुलिस वालों पर ही लगा है, जांच सही तरीके से हो पाएगी? देखिए, इसमें जहां तक बात है, जब जांच की बात करते हैं तो जैसे देखिए इंटरनल फैक्ट तो हमें लगता है राव साहब ज्यादा बताएंगे, बट जब इस तरीके की एससी एसटी की मामले होती हैं और जब अधिकारियों के खिलाफ ही जो है एफआईआर होता है तो उसमें जो है एक सीनियर लेवल ऑफिसर इन्वॉल्व किया जाता है। चूंकि इस मामले में पहले भी मतलब 8 एसआईटी बिठा ही दी गई है, 6 अफसरों की एसआईटी बिठाई गई है। और जब बात आती है इस तरीके की आरोप प्रत्यारोप की, क्योंकि देखिए आज दिन में भी आपके ही एक लीगल रिपोर्टर गोपाल जी से बातचीत हो रही थी, उस दौरान भी ये था कि अभी तक अरेस्टिंग क्यों नहीं हुई, क्योंकि ये इतने संदिग्ध मामले में चूंकि मौत हुई है ऑफिसर की, दूसरी बड़ी बात आरोप सारे सीनियर ऑफिसर्स के खिलाफ लगे हैं। बिल्कुल। तो चूंकि एक नॉर्मल मामला नहीं होता, नॉर्मल मामले में एससी एसटी का मामला कॉग्निजेबल ऑफेंस में आता है और अरेस्टिंग होती है अगर उस पर एविडेंस पाए जाते हैं। इसमें कई सारे जजमेंट भी रहे। पृथ्वीराज चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में आया था कि विदाउट एसपी और विदाउट सुपीरियर ऑफिसर के परमिशन के अरेस्टिंग नहीं होगी, लेकिन जब मामला ऑफिसर्स के बीच का ही आता है तो जांच का विषय बन जाता है। और जहां तक बात आती है डाइंग डिक्लेरेशन की, जो कि सुसाइड नोट, अब उसको हम एक डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में कंसीडर करेंगे कोर्ट के सामने, उसमें भी बहुत सारे तथ्य देखे जाते हैं। अच्छा, चूंकि सिर्फ यही एक डाइंग डिक्लेरेशन होता या सुसाइड नोट होता, अभी चल ही रहा था कि मामले में दूसरा डाइंग डिक्लेरेशन आ गया और एएसआई ने अपनी सुसाइड कर लिया। अब दोनों ही केस के दो पहलू पे ले जाते। जब बात अरेस्ट की आती है तो अब जब तक एसआईटी उसके पूरे मुद्दे पे नहीं आ पाता, एविडेंसेस नहीं ले पाता। अच्छा, इसमें मैं आगे बढ़ने से पहले एक और डिफिकल्टी जो केस में आ रही है, क्योंकि फैमिली
पोस्टमार्टम के लिए अलाउ नहीं कर रही। बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर पोस्टमार्टम के लिए अलाउ नहीं करेगा तो देखिए कहीं ना कहीं क्रिमिनल ट्रायल अपने आप में अफेक्ट हो रहा है। आप एक तरफ जस्टिस की भी डिमांड कर रहे हो, दूसरी तरफ आप जो है पोस्टमार्टम के लिए ओके भी नहीं कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं आप अपने आप ही उस जस्टिस को हैम्पर कर रहे हो या हिंड्रेंस बन रहे हो। और ये बातें सत्यम जी दोनों तरफ हो रही हैं। आप देखिए आईपीएस जो पूरन कुमार है 8 दिन हो गया और उनके पोस्टमार्टम के लिए घर वाले नहीं मान रहे हैं। अब इधर संदीप लाठर की जो सुसाइड का मामला है, परिवार वाले भी कह रहे हैं कि जब तक अब आईपीएस जो है उनकी पत्नी गिरफ्तार नहीं होती तब तक हम पोस्टमार्टम करने नहीं देंगे। मैं राव साहब आपके पास आऊंगा, 8 दिन हो गए, बॉडी वहीं पे पड़ी हुई, कहीं फ्रीज किया होगा, क्या सबूत नहीं मिट रहे हैं? 8 दिन में क्या होता है ऐसे मामलों में? देखिए, जो पोस्टमार्टम का प्रोसीजर है वो एक तो मैं बता दूं कि जब डिले होता है पोस्टमार्टम, उसको डिफ्रीजिंग में रखा जाता है बॉडी को, लेकिन फिर भी वो कोल्ड स्टोरेज में तो रहेगी, लेकिन फिर भी उसके जो हाव भाव, रूप, रंग और बॉडी का जो अकड़ना हो जाता है, जिसे रिगर मार्टिस बोलते हैं, तो वो सब चीजें होने लगती है। उसकी बॉडी का कलर चेंज हो जाता है, उसका शेप चेंज हो जाता है, कहीं मोटी हो जाती है, कहीं पतली हो जाती है। तो उसके बाद जो पोस्टमार्टम अगर होगा तो उसमें जो असली एविडेंस जो इमीडिएटली पोस्टमार्टम होने के टाइम में आती, वो आने में थोड़ी कमी आ जाएगी। और मैं इनकी जो सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब हैं, इनकी बात से मैं सहमत हूं कि ये जो पोस्टमार्टम ना कराने वाली बात है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन को हिंडर कर रही है, इन्वेस्टिगेशन को रोकने की तरफ ले जा रही है, उसमें एविडेंसेस को हटाने की तरफ बात हो रही है। यानी कि उसमें जो असली एविडेंसेस हैं जो पोस्टमार्टम से आने चाहिए वो कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं। बाकी इन्वेस्टिगेशन ठीक है, आ रही है, और ये सुसाइड नोट में जो लिखा है दैट इज करेक्ट कि डाइंग डिक्लेरेशन, एक प्रकार से इसको डाइंग डिक्लेरेशन माना जाता है कि मरते वक्त आदमी झूठ नहीं बोलता, ऐसा काफी। लेकिन सवाल तो यहाँ राव साहब ये हो गया कि मरते वक्त आदमी झूठ नहीं बोलता कहते हैं, कौन सच बोल रहा है? आप समझ जाइए। एक तरफ आईपीएस पूरन जी कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं उनके सुसाइड नोट में क्या है, और दूसरी तरफ संदीप लाठर, इन्होंने उन पर आरोप लगा दिए। मरने के दौरान कहते हैं झूठ नहीं बोलता इंसान, लेकिन सच कौन बोल रहा है, यही तो सबसे बड़ा सवाल हो गया। यही सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन का गुत्थी है इसमें, कि इसमें इन्वेस्टिगेशन के बाद यही पता लगे कि असल में सच कौन बोल रहा है। दोनों कानून के हिसाब से जो डाइंग डिक्लेरेशन, जो सुसाइड नोट है, वो दोनों कानून में सही समझे जाएंगे, लेकिन उनमें से कौन सा आदमी है सच, क्योंकि आरोप और प्रत्यारोप की बात हो गई ना इसमें। तो जैसे पहले उन्होंने जो एलिगेशन लगाए अपने सीनियर ऑफिसर्स के खिलाफ लगाए, अब जो संदीप लाठर ने जो अभी एलिगेशन लगाए डायरेक्टली इसी वाई पूरन कुमार के खिलाफ लगा दिए, करप्शन के चार्ज लगा दिए, सीरियस एलिगेशन है जो कि एक आईपीएस ऑफिसर के खिलाफ लग रहे हैं। तो इन सब बातों को ऐसा देखने के बाद ऐसा लगता है कहीं न कहीं पुलिस डिपार्टमेंट में वहां या तो कोई पार्टीबाजी है, या जातिवाद पनप रहा है, या करप्शन का बहुत ज्यादा बोलबाला है। अगर ऐसी ये एलिगेशन सही है तो ये वास्तव में ही बहुत बड़ा जांच का विषय हो जाएगा। मेरी समझ में तो ये आता है कि दोनों केसेस को अब किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी को इसकी इन्वेस्टिगेशन दी जाएगी, ताकि असलियत इस केस में क्या है। बिल्कुल राव साहब, मैं वापस लौटूंगा आपके पास। सत्यम जी, राव साहब जो कह रहे हैं कि जो इंडिपेंडेंट एजेंसियां उनसे जांच करानी चाहिए इस मामले की, क्या कहीं ना कहीं सबूतों से छेड़छाड़ की जो बात हम कह रहे हैं, सबूत आप भी कह रहे हैं कि भाई 8 दिन तक कहीं ना कहीं कोई हैम्पर तो हो रहा होगा, परेशानी हो रही, लेकिन सवाल यह कि कानून क्या करेगा ऐसे मामलों में? कानून की तरफ से अगर अब आप जो डाइंग डिक्लेरेशन की बात कर रहे हैं, दोनों बातों में से किसे सबसे ज्यादा सच मानेगा? कानून की चुनौती तो है कोर्ट के सामने भी कि किन की बातों को सच माना जाए। देखिए, इसमें मैं आपको बताऊंगा, सुप्रीम कोर्ट का एक के रामचंद्रा रेड्डी का एक जजमेंट है, उसमें ये कहता है कि जब इस तरीके से जब डाइंग डिक्लेरेशन इस तरीके की स्थिति में आते हैं तो उसकी पूरी तरीके से जांच होती है, उसको हर एक डॉट से कनेक्ट किया जाता है, उसको कोलैबोरेट किया जाता है, उस पे करीबन 11 फैक्टर हैं जिसके बेसिस पे डाइंग डिक्लेरेशन को जो है देखा जाता है। अब यहाँ पे चूंकि एक ही केस में 2 डाइंग डिक्लेरेशन, 2 विक्टिम हो गए, लेकिन दोनों जो है एंटी पार्टी एक तरीके से, एक कह लीजिए कि क्रॉस डाइंग डिक्लेरेशन है। जैसे हम क्रॉस एफआईआर की बात करते हैं तो इसी केस में क्रॉस डाइंग डिक्लेरेशन की बात होती है। ऐसे केस में अबीर का 2010 का केस है वर्सेज गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी, उसमें भी ये बात करता है कि जब इस तरीके की चीजें होती हैं तो उसको उस सारे 11 फैक्टर से मैच कराया जाता है, सारे डॉट एफआईआर एविडेंसेस हर एक डॉट कनेक्ट किए जाते हैं, तब उस डाइंग डिक्लेरेशन को माना जाता है। क्योंकि जब इंडियन लॉ की बात करते हैं, इंडियन पेनल लॉ की बात करते हैं, या हम अपने इंडियन पेनल सिस्टम की बात करते हैं, तो डाइंग डिक्लेरेशन को ही एक फाइनल डिक्लेरेशन मान लिया जाता है, कि जैसा कि एलन राव साहब भी कह रहे थे। लेकिन ऐसे कई सारे मामले आए हैं जहां पे डाइंग डिक्लेरेशन बहुत सारी परिस्थितियों को देख करके दिया गया। जहां तक बात इस केस की आती है, जो मुझे लगता है कि रादर देन गिविंग इट टू पुलिस पर्सन, हमें लगता है इसको किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी को देना चाहिए, क्योंकि जहां पर
ये क्योंकि देखिए ये मामला ऐसा नहीं है कि नॉर्मल कोई आम जनता इसमें इन्वॉल्व हो। जिस तरीके से सारी चीजें डे बाय डे एक नई चीजें आ रही हैं, ये बहुत तरीके से क्लियर है कि ये मामला बहुत बड़े स्तर का है और ये मामला सिर्फ जातिगत स्तर से जुड़ा नहीं है। इसको देख करके पूरी तरीके से क्लियर है। दूसरा, एएसआई के सुसाइड नोट के बाद एक पूरी तरह अपने आप में स्पष्ट हो जाता है कि ये कास्टिस्ट मामला नहीं है, ये कहीं न कहीं उससे बढ़ करके करप्शन से लेकर के और बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, जिसमें बहुत सारे ऑफिसर भी इन्वॉल्व हैं। और इसको उन्हीं ऑफिसर को वही है कि आप जो विक्टिम, जो आरोपी है, उसी को आप अगर सरदार बना देंगे तो क्या जांच करेगा। तो हमें लगता है इसको पुलिस से हटा करके इसको इंडिपेंडेंट एसआईटी, सीबीआई या किसी अन्य एजेंसी को जो है जुडिशियल कमेटी के तहत जो है हमें लगता है जांच होनी चाहिए, जिससे एक बेहतर चीजें बाहर आए। क्योंकि एएसआई का जो है सुसाइड नोट अपने आप जाहिर में है सत्यम जी, क्योंकि जिनके लिए जांच हो रहा है, जिन्होंने सुसाइड किया वो पुलिस ऑफिसर, दूसरा सुसाइड जो हुआ वो पुलिस ऑफिसर, जांच कौन करेगा? पुलिस ऑफिसर। और किनके लिए जांच हो रहा है? पुलिस पर करप्शन को लेकर जांच हो रहा है। तो जाहिर है जो आप कह रहे हैं, राव साहब जो कह रहे हैं कि भाई इंडिपेंडेंट एजेंसी से जांच होनी चाहिए, तो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। राव साहब, एक सवाल मेरे जहन में बहुत देर से गूंज रही है कि आखिर जो जांच करने वाले एएसआई थे संदीप लाठर, उन्हें सुसाइड की नौबत क्यों आई? उन्हें, और ऐसा है कि अगर वो जांच कर रहे थे तो उनके ऊपर कौन सा वो दबाव होगा जिसके लिए उन्होंने सुसाइड को चुना? बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन जांच करने वाला आखिर किस दबाव में था? क्योंकि जांच का, जिसके लिए जांच हो रही है वो दबाव में हो सकता है, लेकिन जांच करने वाला का दबाव क्या था, ये समझ से परे है। देखिए अनूप जी, ये बहुत ही सीरियस मामला अब हो गया है, क्योंकि जांच करने वाला आदमी और जांच की टीम में, मैं समझता, मैं दोबारा इसको कहूंगा, जांच की टीम का एक पार्ट है ये संदीप लाठर जी। और ये इन्होंने, ये बड़ा स्टेप है, ये बहुत बड़ा, अपने जीवन को खत्म करना बहुत बड़ी वो अपने बहुत ज्यादा कुछ ऐसा प्रेशर होता है आदमी के माइंड में, तो अभी वो करता है। या फिर ऐसे सुसाइडल टेंडेंसी वाले हैं, वो ऐसा नहीं लगता है इसमें। ये तो इसमें अचानक इन्होंने ये चुना है, ये बहुत ही लगता है ऐसा कि उनके दिमाग में बहुत कुछ प्रेशर होगा, और वो कितना प्रेशर होगा वो अब जांच का विषय है। और मैं देखता हूँ कि इनके जो सुसाइड नोट के बारे में जो लिखा है वो, और वाई कुमार के जो सुसाइड नोट के वो हैं, और सत्यम कुमार जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि वो बहुत ही माइन्यूटली इसमें इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए, और की जाएगी। मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा चर्चित मामला हो गया है, बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइज भी हो गया है। आज कुछ नेता उनके यहाँ मिलने गए, उनके घर मिलने गए, तो इसको पॉलिटिसाइज भी किया जा रहा है। बिल्कुल। बट मैं कहता हूँ ऐसे केसेस में पॉलिटिक्स को दूर रखना चाहिए, और इंडिपेंडेंट किसी एसआईटी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से या सीबीआई से सत्यता की जांच जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों में क्या क्या कहाँ सत्यता है, वो सारी चीज जांच करने का बहुत जरूरत है। और वो तभी होएगी कि एविडेंसेस के साथ में उनको पूरा एनालिसिस किया जाएगा, एविडेंस के साथ में हर एक दोनों केसों के एविडेंसेस को पूरी तरीके से पूरे कोरोबरेट किया जाएगा, पॉइंट टू पॉइंट उनको मिलान किया जाएगा कि कहाँ तक सत्यता है, कहाँ तक झूठ है। झूठ और सत्यता का अलग अलग किया जाएगा, जिसे कहते हैं दूध का दूध पानी का पानी। ये करना बहुत जरूरी है, और इस काम के लिए मैं समझता हूँ कि सरकार को ये चाहिए कि इसकी जांच किसी न किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से कराई जाए, वरना ये ऐसे ही इस प्रकार से चलता रहेगा। और ऐसे केसेस जो मैं बता रहा हूँ, इनको कहीं न कहीं इसको बहुत सीरियसली लिया जाना चाहिए, नहीं तो ये समाज के लिए और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, दोनों के लिए खतरा है। बिल्कुल राव साहब, बहुत बड़ा खतरा जरूर। आप जिस पॉलिटिकली इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूं कि नेता अपने अपने तरीके से इसको देख रहे हैं। जो दलित हैं, दलित नेता जो हैं, वो उन्हें पूरन कुमार से थोड़ी सी सिंपैथी मिल रही है। वहीं देखिए पंजाब से भी सियाली अकाली दल के नेता पहुंच गए हैं, क्योंकि उनकी पत्नी पंजाब से हैं। तो अलग अलग तरीके से जोड़कर देखा जाए, राहुल गांधी पहुंच जाते हैं, उनको अपनी सियासत करनी है, लेकिन मामले की जांच होनी चाहिए। सत्यम जी, मैं आपके पास आऊंगा। जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था, इस मामले में अगर हम सबूतों की बात करें तो एक लैपटॉप है, लैपटॉप में जाहिर है आप और हम काम करते हैं, कुछ मेल टाइप करते हैं तो किसी को भेजते भी हैं, बहुत सारे सबूत हैं, कब लिखा गया, क्यों, किसे भेजा गया, क्या गया, बहुत सारे सबूत हैं। या फिर अगर हम लाठर साहब की बात करें, संदीप लाठर की, जिन्होंने सुसाइड किया, उनके हैंडराइटिंग और जो बात उन्होंने कही, तमाम चीजों को जांच में रखा जाएगा। ये सबूत काफी हैं या कुछ और भी? देखिए, इसमें सबसे पहले तो हमें लगता है दोनों ही विक्टिम्स का जो डिकीज्ड है उनका फोन जब्त होना चाहिए। उसको तुरंत जो है एफएसएल के लिए भेजना, फॉरेंसिक के लिए भेजना चाहिए, क्योंकि सिर्फ सुसाइड नोट से आज
क्योंकि हम 2025 में है। तो आज सिर्फ क्राइम सुसाइड नोट पे लिख देने तक खत्म नहीं होता है। बिल्कुल। जब फोन जाएगा, फोन के, क्योंकि आज जब फोरेंसिक, उसकी जो फोन का फोरेंसिक निकलेगा, कॉल डिटेल, व्हाट्सएप डिटेल, जब ये सब सारी चीजें बाहर निकल के आएंगी तो हमें लगता है जो सुसाइड नोट के पीछे की जो कहानी है अपने आप बाहर आएगी। अब देखने की बात यह है कि क्या डिकीज का जो है फोन रखा गया है या नहीं रखा गया है, क्या इससे जुड़े हुए जो लोग हैं जिनके आरोपित हैं, जिनके खिलाफ आरोप है, क्या उनका फोन जो है पुलिस ने अपने कस्टडी में लिया है या नहीं लिया है। क्योंकि देखिए बात यहाँ पे एक चीज नहीं आती, जब तक आप इन सब चीजों को नहीं करेंगे, और हमें लगता है जैसा कि इस मामले में अभी तक हमें नहीं लगता है कि किसी भी एक्यूज, सो कॉल्ड, जिनको अभी एक्यूज बनाया गया, फ्रेम किया गया, जिनके खिलाफ, उनका भी फोन रखा गया होगा, या फिर जो डिकीज फैमिली, चाहे वो एएसआई संदीप हो, चाहे आईपीएस पूरन सिंह हो, उनका भी हमें लगता है कि फोन अभी तक कस्टडी में नहीं लिया गया। तो देखिए जब हम बात करते हैं, क्योंकि हम मतलब एज ए क्रिमिनल एक्सपर्ट अगर मैं बात करूं, क्रिमिनल ट्रायल की बात करूं, तो ये सब सारी चीजें आज के टाइम में बड़े मायने रखते हैं। और टैक्स सेवी जमाने में हमें लगता है कि ये सिर्फ पेन से लिख देना सुसाइड नोट ही सिर्फ सफिशिएंट नहीं होगा किसी भी पार्टी के लिए, बी इट एएसआई संदीप और आईपीएस पूरन कुमार। तो इसमें हमें लगता है कि पुलिस को या जो भी एसआईटी है उनको सबसे पहले हमें लगता है फोन दोनों ही डिकीज का जब्त करना चाहिए, और साथ ही साथ जिनके भी एक्यूज हैं इन सब सारे, क्योंकि देखिए होता क्या, पूरा एविडेंस आप एक पूरे डॉट कनेक्ट करते हैं, उसी के बेसिस पे सारी चीजें आगे बढ़ती हैं, क्योंकि ये सब सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है। अब इन्वेस्टिगेशन चल कैसे, जैसे सपोज मान लीजिए अगर दोनों ही पार्टी अगर डिकीज को पोस्टमार्टम करने को अलाउ नहीं करेगी, और रही बात, सबसे बड़ी बात ये भी है कि इसमें पुलिस को रिक्वायरमेंट नहीं है, या एसआईटी जो भी गठित हुई है इसमें फैमिली अलाउ जो है एडमिसिबल की जरूरी नहीं है, उनकी एक्सेप्टेंस की भी रिक्वायरमेंट नहीं, उनकी कोई परमिशन रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उसको एज पर लॉ दे हैव ऑल द राइट टू टेक इट इन द कस्टडी एंड टू गेट इट पोस्टमार्टम। तो क्या पुलिस लापरवाही बरत रही, राव साहब? अगर सत्यम जी की बात सही है, पुलिस इनिशिएट नहीं कर रही है क्या? देखिए सत्यम जी ने कहा था, वहां तक बात में सही है। इसमें एक इंक्वेस्ट होती है, जो पोस्टमार्टम से पहले इंक्वेस्ट पेपर्स होते हैं, उसमें फॉर्म भरा होता है, उसमें सिर्फ ये जरूरत है कि इस आदमी को आइडेंटिफाई करने वाले 2 आदमी चाहिए। कहीं परमिशन का कहीं नहीं लिखा है उसमें कि उनकी परमिशन से ही पोस्टमार्टम होगा। ओनली उस पर्सन की जिसकी आइडेंटिफिकेशन, उसकी आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, उसके बाद पोस्टमार्टम हो सकता है। और स्पेशल सर्कमस्टांसेस में वीडियोग्राफी, इन केसेस में दोनों में वीडियोग्राफी होगी, और वीडियोग्राफी के बाद स्पेशल अगर इनके घर वाले पोस्टमार्टम पे राजी नहीं होते हैं या वो आइडेंटिफाई करने के लिए सिग्नेचर नहीं करते हैं, तो मजिस्ट्रेट की परमिशन से इनके पोस्टमार्टम पुलिस द्वारा किया जा सकता है, और किया जाना चाहिए था, मैं समझता हूँ। अगर सच को सामने लाना है तो पोस्टमार्टम बहुत जरूरी है, लेकिन दोनों परिवार के लोग देखिए पोस्टमार्टम कराने से मना करें। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े आप लोग। तो कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? हरियाणा में आईपीएस पूरन कुमार सुसाइड मामले के बाद अब संजीव लाठर की आत्महत्या के बाद सवाल उठ गए कि आखिर पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारियों पर आरोप लगाया पूरन कुमार ने, लेकिन पूरन कुमार पर ही अब उस मामले की जांच करने वाले एसआई ने आरोप लगा सुसाइड कर लिया। उनके पीछे क्या था दबाव, आखिर वो किसके प्रेशर में थे, यह भी बड़ा सवाल है। लेकिन जांच में सब कुछ सच का सच सामने निकलकर आ जाएगा, और जांच किसी, कहा जा रहा है, स्वतंत्र एजेंसी से कराने की जरूरत है। फिलहाल देखते रहिए आप भारत एक्सप्रेस। मुझे दीजिए इजाजत।